नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताज़ा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर सामने आ रही है। आरएसएस के घर में कांग्रेस को मिली बड़ी जीत, 30 सीटों पर जमाया कब्जा। जानिए बीजेपी को कितनी मिली सीट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें महाराष्ट्र में 84 जिला परिषद सीटों और 141 पंचायत समिति सीटों के लिए हुए उपचुनाव की वोटों की गिनती जारी है। कुल मिलाकर जिला परिषदों की सीटों के लिए 367 और पंचायत समितियों की सीटों के लिए 555 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। इस पूरे चुनाव में सबसे अधिक चौंकाने वाले नतीजे आरएसएस के गढ़ नागपुर से सामने आए हैं। यहाँ पर कांग्रेस ने बीजेपी का सपोड़ा साफ कर दिया है। आपको बता दें कि नागपुर में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है। यहाँ जिला परिषद की 16 सीटों में से कांग्रेस को 9 सीटें, भाजपा को 3, एनसीपी को 2 और अन्य को 2 सीटें मिली हैं। पंचायत समिति के 31 सीटों में से 29 सीटों के चुनाव परिणाम आ गए हैं। इसमें कांग्रेस ने 21 सीटें, भाजपा ने 5, एनसीपी ने 2 और अन्य ने 1 सीट जीती है। नागपुर में कांग्रेस को बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है। यहाँ कांग्रेस के सुनील केदार और बीजेपी के चंद्रशेखर बावनकुले की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने लॉन्च किया रोजगार गारंटी कार्ड। 20 दिनों तक गांव-गांव जाएंगे आम आदमी पार्टी के 7,000 कार्यकर्ता। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें उत्तराखंड चुनाव में रोजगार का मुद्दा सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है। भाजपा सरकार ने चुनावी साल में 1 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देने का दावा किया है, तो कांग्रेस रोजगारों को जोड़ने के लिए पहले से मिस कॉल के जरिए युवाओं को लुभाने में जुटी है। भाजपा और कांग्रेस को उत्तराखंड में कड़ी टक्कर दे रहे आम आदमी पार्टी ने चुनाव से पहले रोजगार गारंटी कार्ड लॉन्च कर दिया है, जिसके जरिए गाँव में जाकर आपके कार्यकर्ता युवाओं को जोड़ने का काम करेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड चुनाव में तीसरे विकल्प के तौर पर उतर चुकी आम आदमी पार्टी लगातार होमवर्क के जरिए उत्तराखंड में अनोखे प्रयोग करने में जुटी है। बिजली गारंटी अभियान के बाद अब आपने उत्तराखंड और रोजगार गारंटी कार्ड लॉन्च कर दिया है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने बताया कि बिजली गारंटी अभियान की सफलता के बाद अब आम आदमी पार्टी रोजगार गारंटी को घर घर पहुंचाने के लिए रोजगार गारंटी अभियान चलाने जा रही है। उन्होंने बताया कि अरविंद केजरीवाल ने अपने हल्द्वानी दौरे के पर प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार देने संबंधी 6 मुख्य घोषणाएं की थी। इन सभी घोषणाओं को पूरा करने के लिए आम आदमी पार्टी कमर कस चुकी है और इस रोजगार गारंटी अभियान को घर घर पहुँचाने के लिए आप के पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपने गांव, शहर या राज्य की खबरें देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में अपने गांव, शहर या राज्य का नाम जरूर लिखें। और अगर आपको अभी तक किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिला है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं कि सरकार की कौन सी योजना आप तक नहीं पहुंची है, जिससे कि आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाई जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कांग्रेस में उथल पुथल, इस महीने के अंत में हो सकती है CWC की बैठक, G23 नेताओं ने की थी मांग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कांग्रेस पार्टी में जारी खींचतान के बीच इस महीने के अंत में कांग्रेस कार्य समिति CWC की बैठक बुलाई जा सकती है। पार्टी से नाराज चल रहे G23 के सदस्यों सहित अन्य नेताओं को पंजाब समेत अन्य राज्यों में पार्टी में जारी उथल पुथल को लेकर आंतरिक विचार विमर्श के लिए कार्य समिति की बैठक बुलाने की मांग की थी। इस बीच सूत्रों ने बुधवार को जानकारी दी कि इस महीने के अंत में बैठक बुलाई जा सकती है। हालांकि अभी कोई तारीख तय नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों ने कहा कि पार्टी के शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था CWC पार्टी के आंतरिक मामलों पर चर्चा के लिए इस महीने में बैठक कर सकती है। पार्टी सूत्रों ने कहा कि सोनिया गांधी पहले ही संकेत दे चुकी हैं, जल्द ही CWC की बैठक बुलाई जाएगी और आंतरिक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता और G23 के समूह का हिस्सा गुलाम नबी आज़ाद और कपिल सिब्बल संगठनात्मक सुधार की मांग कर रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि पार्टी के आंतरिक मुद्दों पर चर्चा के लिए CWC की तुरंत बैठक बुलाई जाए। पंजाब सहित कई राज्यों की इकाइयों में उथल पुथल मची हुई है। उड़ीसा में अवैध भांग की खेती के लिए सरकार ने उठाए सख्त कदम, ड्रोन से लगाएंगे पता। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें उड़ीसा में अब भांग की अवैध खेती करने वालों की खैर नहीं है। सरकार की ओर से इसका पता लगाने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य में भांग की अवैध खेती पर पता लगाया जाएगा। इसके लिए ड्रोन और उपग्रह रिमोट आधारित तकनीकों का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार के एक अधिकारी ने इसकी जानकारी को साझा किया है।
अधिकारी ने बताया कि राज्य पुलिस एवं आबकारी विभाग ने संयुक्त रूप से 22,217 एकड़ भांग की खेती को 2020-21 में नष्ट कर दिया है। इससे पहले 2018-19 में 9,473 एकड़ की फसल नष्ट की गई थी। आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्य सचिव SC महापात्र ने की अध्यक्षता में मंगलवार को ही एक उच्च स्तरीय बैठक में ये निर्णय लिया गया कि पुलिस और आबकारी विभाग प्रदेश में भांग की खेती पर रोक लगाने के लिए कार्यान्वयन प्रक्रिया को तेज करेंगे। महापात्र ने राजस्व विभाग के अधिकारियों से कहा है कि वो इस भूमि के रिकॉर्ड की जांच करें जहां भांग की खेती की जाती है और भू स्वामियों के खिलाफ NDPS अधिनियम के तहत कार्रवाई करे। सिक्किम ने बढ़ाई चिंता, 1 लाख के पार पहुंची कोरोना संक्रमितों की संख्या, केंद्र ने भेजी विशेषज्ञों की टीम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कोरोना महामारी की दूसरी लहर तो खत्म हो गई, लेकिन पूर्वोत्तर से एक चिंताजनक खबर सामने आई है जहां मिजोरम में कोरोना केस तेजी से बढ़ रहे हैं। साथ ही बुधवार को 1,471 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 1 लाख के पार पहुंच गई है। ऐसे में सिक्किम वर्तमान में भारत के सबसे खराब कोविड-19 हिट राज्यों की सूची में 4थे स्थान पर है। उससे पहले केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु का नंबर है। महज 10.91 लाख की आबादी वाले सिक्किम में हालत इतनी चिंताजनक है। केंद्र ने अपनी 4 सदस्यीय टीम वहां पर भेजी है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक केंद्र की 4 सदस्यीय टीम सभी जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। इसके बाद स्थिति का अवलोकन रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इस टीम में नेतृत्व नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की सलाहकार महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर विनीत गुप्ता कर रही हैं। ये टीम गुरुवार को भारत म्यांमार सीमा से लगे चंपाई जिले के दौरा करेगी, जहां पड़ोसी देश के हजारों शरणार्थी इस समय रह रहे हैं। लखीमपुर में हुई हिंसा के खिलाफ 11 अक्टूबर को महाराष्ट्र बंद करेगी शिवसेना, कांग्रेस और NCP। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर पूरे देश में विरोध देखने को मिल रहा है। लखीमपुर खीरी की घटना का विरोध व्यक्त करने के लिए 11 अक्टूबर को शिवसेना, NCP और कांग्रेस ने महाराष्ट्र बंद करने का ऐलान किया है। इसके अलावा महाराष्ट्र के कैबिनेट ने यूपी लखीमपुर में किसानों के साथ दुर्भाग्यपूर्ण मौत का दुख व्यक्त करने का प्रस्ताव पारित किया है। पंजाब, हरियाणा भी लखीमपुर हिंसा को लेकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिले हैं। महाराष्ट्र के मंत्री और NCP नेता जयंत पाटिल ने बताया कि लखीमपुर खीरी हिंसा की घटना के खिलाफ महाविकास आघाड़ी, NCP, कांग्रेस और शिवसेना गठबंधन ने 11 अक्टूबर को राज्यव्यापी बंद का ऐलान किया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री कार्यालय ने जारी जानकारी देते हुए बताया कि महाराष्ट्र कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी की हिंसा की घटना में किसानों के दुर्भाग्यपूर्ण मौत पर शोक व्यक्त करने का लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। आर्यन खान ड्रग्स मामले को नवाब मलिक ने बताया बीजेपी का पब्लिसिटी स्टंट, बोले बॉलीवुड को बदनाम करने की साजिश। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें राष्ट्रवादी कांग्रेस NCP के नेता नवाब मलिक ने गुरुवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB का पर आर्यन खान ड्रग्स मामले में भाजपा और NCB के बीच मिलीभगत का आरोप लगाया है। इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए नवाब मलिक ने कहा कि क्रूज पर रेड के बाद ड्रग्स को लेकर शाहरुख खान के बेटे की गिरफ्तारी एक फर्जी मामला लगता है। आर्यन खान मामले में कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि भाजपा और NCB की मिलीभगत से बॉलीवुड और राज्य सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सबूत के तौर पर इस घटना की जो तस्वीरें सामने आई हैं वे NCB के दफ्तर से ली गई हैं। क्रूज की कोई तस्वीर नहीं है। इससे साफ हो जाता है कि क्रूज में कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुआ और पब्लिसिटी के लिए इस मुद्दे को उछाला जा रहा है। उन्होंने वो कहा कि NCB के दफ्तर में आर्यन खान के साथ जिस व्यक्ति की फोटो वायरल हो रही है वो मनीष भानुशाली है, जो कि बीजेपी का कार्यकर्ता है। मलिक ने कहा कि भानुशाली की फोटो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ भी है। ऐसे में NCB की ये बताना चाहिए कि उनका भानुशाली के साथ क्या संबंध है। RJD के सीनियर नेता शिवानंद तिवारी का दावा, अब तेज प्रताप यादव का RJD से कोई नाता नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने काफी समय से पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। लगातार पार्टी के उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी समेत कई नेताओं पर निशाना साधते रहे हैं। इसी बीच आज RJD के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने कहा है कि सभी को चौंका दिया है कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का अब RJD से कोई नाता नहीं है। तेज प्रताप ने अलग संगठन बना लिया है। हाजीपुर के राजद कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान एक सवाल के जवाब में शिवानंद तिवारी ने कहा कि तेज प्रताप पार्टी में नहीं है। उन्होंने कहा कि उनका नया संगठन बना लिया है, वो पार्टी में नहीं है, वे तो अपने निष्कासित हो चुके हैं। शिवानंद ने कहा कि तेज प्रताप यादव खुद राजद से आउट हो चुके हैं।
तेजस्वी के करीबी शिवानंद तिवारी ने कहा कि तेज प्रताप को लालटेन का प्रयोग करने से भी राजद नेतृत्व ने मना कर दिया है। उन्होंने खुद कबूल किया है कि हमको मना कर दिया गया है, ये तो मैसेज क्लियर है। शिवानंद तिवारी ने दावा किया कि तेजस्वी लालू यादव को विरासत पूरी तरह से मिल चुकी है। तेज प्रताप को पार्टी का चुनाव चिन्ह लालटेन उपयोग करने की अनुमति नहीं है। कुछ दिनों पहले तेज प्रताप ने अपनी पार्टी के सिंबल पर लालटेन का चिन्ह लगा लिया था, जिसके बाद पार्टी की ओर से उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया गया। जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव ने कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट पर उतारा अपना उम्मीदवार, कांग्रेस को दिया अल्टीमेटम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के 2 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मी तेज बढ़ गई है। जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। एक तरफ जहां मंगलवार को उन्होंने कहा था कि देश को केवल कांग्रेस ही बचा सकती है और तारापुर व कुशेश्वर स्थान के उपचुनाव में वे जरूरत पड़ने पर कांग्रेस के लिए कैंपेनिंग भी करेंगे, वहीं आज उन्होंने दोनों ही विधानसभा सीट पर अपना उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। हालांकि अभी उन्होंने केवल कुशेश्वरी स्थान विधानसभा सीट पर उम्मीदवार की घोषणा की है और तारापुर के लिए कांग्रेस को गुरुवार तक अल्टीमेटम दिया है कि वहां से उम्मीदवार हटा ले, जाप उम्मीदवार देगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें पप्पू यादव ने कुशेश्वरी स्थान से योगी चौपाल को उम्मीदवार बनाया है। प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र ने इसकी घोषणा की है। वहीं पप्पू यादव दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। राघवेंद्र कुशवाहा ने बताया कि पार्टी के संसदीय दल ने दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार का चयन कर लिया है। हम कांग्रेस से यह आग्रह करते हैं कि वे तारापुर पर पुनर्विचार करें। जाप कल तक कांग्रेस के फैसले का इंतजार करेगी। हमें उम्मीद है कि कांग्रेस तारापुर सीट पर हमें देगी। 11 लाख रेलवे कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, 78 दिनों के वेतन के बराबर मिलेगा दिवाली का बोनस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें त्योहारी सीजन में रेलवे कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है, जहां बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दशहरा और दिवाली को देखते हुए उनके बोनस को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 78 दिनों के वेतन के बराबर उत्पादकता से जुड़ा बोनस अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों को मिलेगा। सरकार के इस फैसले से 11.56 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। कैबिनेट मीटिंग में बुधवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनुराग ठाकुर ने इस बारे में विस्तार से जानकारी दी। दरअसल एक समिति तय फार्मूले के हिसाब से बोनस का निर्धारण करती है। उसी के हिसाब से इस बार 78 दिनों के वेतन कर्मचारियों को बोनस के रूप में मिलना चाहिए था। बुधवार को कैबिनेट ने इस पर चर्चा हुई, साथ ही उसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट के फैसले के बारे में बताते हुए कहा कि उनकी सरकार रेलवे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए बोनस के रूप में 78 दिनों का वेतन देने का फैसला किया है। इस बोनस पर लगभग 1985 करोड़ रुपए के खर्च होंगे। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं के एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।